हेलो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, खबरों के बारे में और विदेशों में निवेश करने के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है विश्व से वो है कि यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री लिज ट्रुस ने अपनी पोस्ट अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। लिज ट्रुस यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थी और उनका कार्यकाल अभी 2 महीने भी पूर्ण नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो सब हम इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे और एक अंदाज़ा लगाएंगे कि इन सब चीज़ों आपस में एक दूसरे से क्यों लिंक हैं और इनका क्या महत्व है और ये हमें किस हद तक अपने इन्वेस्टिंग के करियर में मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दिया, उसका वो ऑफिशियली कोई भी कारण बताएं, बट मेन कारण है कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम की जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ना तो उसको कंट्रोल कर पाई और ना ही वहाँ पे जो रिसेशन आ रहा है उसको कंट्रोल कर पाई। तो वहाँ पे रिसेशन क्यों आ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कारण है रसिया और यूक्रेन में चल रहा युद्ध। तो दरअसल रसिया और यूक्रेन में पिछले काफ़ी महीनों से लगातार युद्ध चल रहा है और जो कि अभी अपने बहुत नाजुक मोड़ पे है। अभी यूक्रेन ने रसिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पुल मार गिराया था, जिसके की बाद रसिया के प्रधानमंत्री पुतिन काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने लगातार मिसाइलों से यूक्रेन के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े शहरों पर जैसे कि कीव पर मिसाइलों से लगातार हमला किया। इस सभी चीज़ों को रोकने के लिए या फिर यूक्रेन और रसिया के युद्ध को बाधित करने के लिए काफ़ी समय पहले यूनाइटेड किंगडम ने बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ मिलकर, जैसे कि अमेरिका और अदर यूके कंट्रीज़ और अदर नाटो कंट्रीज़ के साथ मिलकर रसिया पे बहुत सारे रेगुलेशंस थोपे थे, उनको बहुत सारी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट किया था ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना कर सकें। इसके पलटवार के रूप में रसिया ने जितनी भी यूनाइटेड किंगडम की कंट्रीज़ हैं उनको और यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर दी थी। अब आप बोलोगे कि गैस सप्लाई बंद करने से क्या होगा, तो दरअसल यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको एनर्जी के लिए जो गैस चाहिए वो गैस काफ़ी हद तक रसिया ही सप्लाई करता था, जिसके कारण कि अभी वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। और रसिया और यूक्रेन बहुत सारा गेहूं और खाद्यान्न उपलब्ध कराते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को, जो कि अभी बाधित हो चुका है इस युद्ध के कारण, जिसके के कारण वहाँ पे फूड क्राइसिस आ चुका है और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुकी है और रिसेशन आ चुका है। उनका बॉन्ड मार्केट भी काफ़ी हद तक गिर चुका है। कोई भी यूनाइटेड किंगडम के बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा है इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर यूके से अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि यूके का बॉन्ड मार्केट भी गिर रहा है, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है। तो इस सब को लिज ट्रुस प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब बात आती है यूक्रेन और रसिया की। तो यूक्रेन और रसिया में काफ़ी भीषण युद्ध चल रहा है। ईरान काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार
रसिया को प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कि ड्रोन शामिल हैं, आत्मघाती ड्रोन है ये, जो कि यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वहीं पर यूक्रेन को काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़, यूके और अमेरिका काफ़ी हथियार दे रहा है, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर रहा है और रसिया से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। और इस सब से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को इम्पैक्ट हो रहा है, और भी विश्व के काफ़ी हिस्सों में लड़ाई झगड़े चालू हैं, जिनके के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी खतरे में है। रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है काफ़ी देशों में, तो हालांकि रिसेशन चल रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी भी काफ़ी तरीके से रिसेशन में ही है, वहाँ के भी स्टॉक मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं। अगर आप देखोगे वहाँ की नेस्डेक इंडेक्स, डाउ जोन्स इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स, तो वो भी पिछले कुछ महीनों से नेगेटिव रिटर्न ही दे रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ की तो काफ़ी बुरी हालत है, क्योंकि उनको रसिया से आने वाली एनर्जी नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, फूड क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, तो बहुत बुरे हाल हैं। बट हमारा भारत देश, प्यारा भारत देश, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ के मार्केट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, बट एटलीस्ट गिर नहीं रहे हैं जैसा कि उनके मार्केट्स गिर रहे हैं। पर फिर भी हमें भविष्य में आने वाले यूके के जैसे खतरे को टालने के लिए हमें अपना पूरा पैसा किसी एक ही देश के मार्केट में या एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा, चाहे वो 1-2% ही क्यों ना हो, थोड़ा सा हिस्सा अदर कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ओवरसीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमारी होम कंट्री में कोई क्राइसिस होता है, जिसकी की वजह से हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा होता है, तो हो सकता है कि हमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है कि जब हमारी कंट्री में रिसेशन या कुछ क्राइसिस है तो दूसरी कंट्री में ना हो। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी एक साथ गिर जाए, जैसा कि कोरोना के टाइम पे हुआ। बट नॉर्मल सिचुएशन अगर कुछ होगी, जैसे कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो उस समय पे किसी एक कंट्री में ही क्राइसिस होता है और उसका इम्पैक्ट अदर कंट्रीज़ पे काफ़ी कम पड़ता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर आप हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं, और आपका पूरा पैसा अगर NSE BSE पे लिस्टेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट है, तो काफ़ी हाई चांस है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हर्षद मेहता टाइप का, तो उस समय आपका पैसा डूब जाए यहाँ के मार्केट्स में। बट अगर वहीं पे अगर आप कुछ पैसा ये अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि अमेरिका में इन्वेस्ट करते हो, हांगकांग में इन्वेस्ट करते हो, और या अदर कोई कंट्री में इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड के ज़रिए या किसी ETF के ज़रिए, या कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के ऐप्स भी हैं, जैसे कि IND मनी है ना, तो इन सब के ज़रिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो हैज हो जाता है, और आपके पूरे एसेट्स एक कंट्री में नहीं है, तो आपके पास एक कंट्री में होने वाले क्राइसिस से आप पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो पाएंगे, और आपका पोर्टफोलियो हैज रहेगा, और काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप इस रिसेशन को झेल जाएं। और कुछ लोग तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि जैसे अगर उनका इन्वेस्टमेंट, उदाहरण के लिए अगर उन्होंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं इंडियन मार्केट्स में और 200 रुपये इन्वेस्ट किए हैं US मार्केट में, और इंडियन मार्केट में उनका पोर्टफोलियो 1000 से गिर के 100 रुपये पे आ जाता है, तो वो अपने US मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है 200 रुपये का, और वहीं पे वो ग्रो होकर 250 रुपये हो जाता है, तो वो वहाँ से अपना 100 रुपये निकाल सकते हैं, या पूरा 250 रुपये भी निकाल सकते हैं, जितनी उनकी इच्छा वो रुपये वहाँ से निकालें और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी इस रिसेशन में जो अच्छी कंपनी है वो आपको काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे, काफ़ी अच्छे दामों पे मिल जाएंगी।
और इससे आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर पाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की, और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने के लिए आपके पास पैसा भी रहेगा क्योंकि आपने अदर ओवरसीज़ इन्वेस्ट किया है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग की है। अब आप बहुत सारे मेरे नए जो साथी हैं उनका क्वेश्चन रहता है कि सर हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसे करें, बाकी कंट्रीज़ में कैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, गूगल है, आपके मोबाइल या कंप्यूटरों में जो चिपसेट आता है, तो उस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जैसे कि इंटेल का प्रोसेसर आता है तो इंटेल हो गई, क्वालकॉम हो गया, तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन कंपनीज़ के डायरेक्ट स्टॉक्स ख़रीदना चाहते हैं, तो आप IND मनी पे रजिस्टर कीजिए और IND मनी के थ्रू आप US के अच्छी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और US में इन्वेस्ट करने का एक और फ़ायदा यह है कि US के स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है और वहाँ पे वर्ल्ड की लगभग सभी अच्छी कंपनियाँ वहाँ पे लिस्टेड हैं। उदाहरण के लिए अपने इंडिया की भी इन्फोसिस वहाँ पे लिस्टेड है। तो वर्ल्ड की जो अच्छी कंपनियां हैं, चाइना की हों, चाहे वो हांगकांग की हों, चाहे वो ताइवान की हों, ताइवान सेमीकंडक्टर भी वहाँ पे लिस्टेड है। ताइवान सेमीकंडक्टर लगभग वर्ल्ड की 80% चिप्स बनाती है, तो वो भी वहाँ पे लिस्टेड है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और चाइना की अच्छी कंपनियाँ वहाँ पे लिस्टेड हैं, जापान की अच्छी कंपनियां वहाँ पे लिस्टेड हैं। अगर आप टोयोटा कार के शौकीन हो और आपको लगता है कि टोयोटा कार का अच्छा फ्यूचर है, तो टोयोटा जापान की कंपनी है तो उसका भी शेयर वहाँ पे लिस्टेड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको लगता है एप्पल का, टेस्ला का, गूगल का भविष्य अच्छा है, फेसबुक का भविष्य अच्छा है, ट्विटर का भविष्य अच्छा है, तो आप उनके भी स्टॉक्स खरीद सकते हो। इस प्रकार से आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हो IND मनी के ज़रिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड जैसे वहाँ पे उनके इंडेक्सेस हैं, जैसे अपने इंडिया में इंडेक्सेस हैं तो उनके ETFs अवेलेबल हैं, ऐसे वहाँ के इंडेक्सेस के ETF अवेलेबल हैं, तो आप उन ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे S&P 500 का, नेस्डेक का, डाउ जोन्स के अच्छे ETFs अवेलेबल हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए QQQ करके वहाँ पे एक ETF है, वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अमेरिका में इन्वेस्ट करने का, US में इन्वेस्ट करने का एक और भी बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको पूरा एक शेयर नहीं खरीदना पड़ता है। जैसे कि अभी अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया में इन्वेस्टिंग के लिए अगर आपको कोई शेयर की कीमत 500 रुपये है तो आपको पूरे 500 रुपये का ही एक शेयर खरीदना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आधा शेयर खरीद लो 250 रुपये का। और इंडिया में कुछ शेयर ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे हैं जिनको कि आप खरीद ही नहीं पाते हैं, मतलब जनरल एक आम इंसान नहीं खरीद पाता है। उदाहरण के लिए MRF का स्टॉक है, पेज इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है, तो ये काफ़ी महंगे स्टॉक्स हैं, 50-50 हज़ार, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के स्टॉक्स हैं। तो आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो एक साथ, और आप पर उस कंपनी में कुछ हिस्सा लेना चाहते हो, लेकिन आपको मिनिमम 80,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप MRF का शेयर खरीदते हो। ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, MRF की प्राइस वेरी कर सकती है स्टॉक मार्केट में, डेली वॉलेटिलिटी के कारण प्राइसेस वेरी होते हैं। तो बट आप US में अगर कोई स्टॉक्स $100 का है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि $100 है, आप वहाँ पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। उस एक शेयर का भी छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो। आप अगर कोई शेयर वहाँ पे $100 का है तो आप $1 का भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, $2 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप IND मनी के थ्रू मिनिमम $1 का भी कोई शेयर खरीद सकते हो, तो आप वहाँ पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल इन्वेस्टिंग का कि अगर आप नहीं चाहते कि IND मनी के थ्रू अकाउंट खोल के इन्वेस्ट करना, तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो वो ETFs दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए US की एक बहुत ही फेमस इंडेक्स है नेस्डेक 100, और उसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ हैं, जैसे कि
गूगल हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज उसमें हैं। तो आप इन सब कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप MON100 ETF के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ETF हैं जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करते हैं अगर, तो टेलीग्राम की ऐप खोलिए और उधर सर्च करिए ये @संधू वैल्यू इन्वेस्टिंग, SNDHUVALUE इन्वेस्टिंग INVESTING। अगर आप इस ऐप के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे कि बहुत सारे ETF हैं जिनके ज़रिए आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि वर्ल्ड में क्राइसिस आते हैं, कुछ भी इश्यूज रहते हैं, तो उसके कारण बड़े बड़े लोगों को, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो हम इतने बड़े बड़े क्राइसिस से निपटने के लिए हमें सिंपल एक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करना चाहिए किसी एक कंट्री में, बल्कि हमें ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और ग्लोबल इन्वेस्टिंग का फ़ायदा लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए पॉडकास्ट में।